नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि की मंजूर। आपदाग्रस्त और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 सौर स्ट्रीट लगाने को भी हरी झंडी। सीएम ने 28.69 लाख रुपए की दी स्वीकृति। गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज के लिए 99.99 लाख की स्वीकृति। दून में जलाशय निर्माण, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 32 लाख की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी स्वीकृतियां दी हैं और ऐसे में कई विकास योजनाओं का काम अब पूरा होगा। धनराशि को मंजूरी दे दी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे सौर स्ट्रीट, इसके लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की गई है। 500 सौर स्ट्रीट लाइटों को भी हरी झंडी दिखाई गई है। तो सीएम ने 28.69 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है इस दौरान, और कई विकास योजनाओं के लिए बजट की स्वीकृति भी दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 500 सौर स्ट्रीट लगाने को लेकर भी हरी झंडी दे दी है और ग्रामीण क्षेत्रों में अब सौर स्ट्रीट लगाई जाएंगी। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का बजट ये दिया गया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश में कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि को मंजूरी दी गई है और उसको रिजेंडी भी दी गई, जिसमें कि जो है आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई माल देवता हो या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर 500 स्ट्रीट लगाने के, सोलर स्ट्रीट लगाने को लेकर के करीब 23 लाख से अधिक की धनराशि को जो है स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ साथ ही देहरादून में गुरु नानक कॉलेज में पेंट और उसके साथ पुताई और मरम्मत के लिए करीब 1 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ साथ ही जो अन्य मंदिरों के निर्माण को लेकर के हो, इसी के साथ या पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर सड़कों के निर्माण को लेकर के हो, तो इस और वहीं देहरादून में गढ़वाल राइफल्स मुख्यालय में जलाशय निर्माण को लेकर के भी करीब 8,11,000 की धनराशि को स्वीकृति दी गई। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हर क्षेत्र में जो है चाहे पर्यटन हो, सड़क का निर्माण हो, इसी के साथ साथ ही चाहे मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर के हो या कॉलेज की मरम्मत को लेकर हो या फिर अन्य जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ पर सोलर स्ट्रीट लगाने को लेकर हो, तो इस तरीके से धनराशि स्वीकृत की गई है और अलग अलग जो है धनराशि है इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है, जिससे कई विकास योजनाएं जो है वो प्रदेश में जो चल रही हैं उसमें कार्य भी होगा और इसमें जो है गति भी मिलेगी। और वहीं बात की जाए मालदेवता में भी, जिस तरीके से 2021 में जो आपदा आई थी और जिस वहाँ बादल फटने से काफ़ी नुकसान भी लोगों का हुआ था, आज भी जो वो जख्म पूर्ण रूप से भरे नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर भी विकास की जो योजनाएं हैं वो चल सके और वहाँ पर भी विकास कार्य हो सके, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जो है धनराशि स्वीकृत की है, बजट को स्वीकृत किया है। इसी के साथ साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो धारचूला में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर के भी धनराशि स्वीकृत की गई है। सोमेश्वर में भी मंदिरों के निर्माण को लेकर के, सौंदर्यीकरण को लेकर के, चाहे सड़क हो उसको लेकर के ये धनराशि स्वीकृत की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब प्रदेश में जो है 38 ऐसी योजनाओं को लेकर के भी जो है धनराशि स्वीकृत की थी और कई विकास योजनाएं जो चल रही थी उसके लिए बजट की जो है आवंटित भी किया गया था, उसको भी हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई थी। और मुख्यमंत्री इस तरीके से जो भी तमाम योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, जो प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं हैं, उसके लिए समय समय पर इस तरीके से बजट जारी भी करते हैं और समय समय पर उसकी समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जाती है कि उसमें कितना विकास कार्य हुआ है, किस तरीके की गति से कार्य चल रहे हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो या जलाशय निर्माण हो या फिर अन्य जो योजनाएं प्रदेश सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं भी चल रही है उसके लिए भी केंद्र से लगातार बजट जो है वो जारी भी होता है, उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। तो इस तरीके से प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार
की हो या फिर प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक भी करते हैं और प्रदेश की जो योजना है उसके लिए धनराशि की स्वीकृति भी करते हैं, बजट भी जारी करते हैं और उसको लेकर के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को बैठक करके भी देते हैं कि जल्द से जल्द कार्य में गति आनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में से शामिल करने को लेकर के प्रदेश सरकार का जो विजन है और जो केंद्र सरकार का भी विजन है उसको लेकर के भी लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है और उन्होंने ये भी कहा कई बार कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का होगा, 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। तो इसको लेकर के जो तमाम योजनाएं प्रदेश में चल रही है उसके लिए समय समय पर बजट आवंटित करना हो या उसकी स्वीकृति हो, इस तरीके का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया भी जाता है। तो ऐसे में जब जो बजट अब ये जारी किया गया है इसमें अब कितना कार्य होता है, कब तक ये कार्य पूरे होते हैं और इस बजट को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाता है और किस तरीके से योजनाओं में और गति आती है, यह तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी समीक्षा बैठक भी करते हैं और कब ये समीक्षा बैठक भी होती है। लेकिन अरुण, जिस तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जाते भी हैं, दौरा भी करते हैं, तो क्या उनको ये चीजें महसूस हुई तब जा करके इस तरह के निर्णय लिए गए हैं या कहीं से पहले भी इस तरह के आवेदन आए हैं कि कहीं पर लाइटें नहीं हैं या फिर कहीं पर दिक्कतें हैं, अंधेरा छाया रहता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर इस तरह की घटनाएं भी क्योंकि कई बार देखने को मिलती है, तो क्या इसके लिए फायदा भी मिलेगा अब आने वाले समय के को देखते हुए इसमें? जी विशाल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरीके से क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं, प्रवास भी करते हैं और वहाँ पर लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं भी जानते हैं। जहाँ भी प्रवास मुख्यमंत्री करते हैं, जब वहाँ कहीं प्रवास वो करते हैं, सुबह फिर वो जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो लोगों से बातचीत भी करते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको लेकर के भी जानकारी जुटाते हैं। तो इस तरीके से जो भी तमाम चीज़ें इस तरीके की हैं या फिर अधिकारियों के द्वारा जो तमाम समस्याएं हैं, लोगों के द्वारा जो समस्याएं बताई जाती हैं उसको लेकर के भी समाधान मुख्यमंत्री करते हैं और इसी को देखते हुए ये बजट भी जारी किया गया है और जो योजनाएं अन्य चल भी रही है उसकी कई तरीके से समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री लगातार करते हैं। तो समीक्षा बैठक में जो भी खामियां दिखाई देती है उन खामियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और कहीं पर अगर बजट की कमी है तो बजट भी जारी किया जाता है। तो इस तरीके से तमाम योजनाओं के लिए जो धनराशि की स्वीकृति है और लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है और ऐसे में अगर जो राशि अब जारी की गई है अगर ये पूर्ण रूप से धरातल पर उतरती है और सही तरीके से अगर कार्य होता है तो जरूर आने वाले समय में इसका प्रदेश को लाभ भी मिलेगा और लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के हो, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है समाधान इसका भी निकलेगा और लोगों को आने वाले समय में इससे लाभ भी जरूर होगा अगर सही तरीके से बजट जो है वो धरातल पर उतारा जाता है तो। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे आज हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियों का लेंगे जायजा। शाम को उत्तराखंड बनाम दिल्ली का फुटबॉल मैच भी देखेंगे सीएम। उत्तराखंड बनाम दिल्ली के सेमीफाइनल का करेंगे अवलोकन। सीएम के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या भी रहेंगी मौजूद और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं पूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय खेलों के दौरान खेल देखने भी जाएंगे और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के उनके हल्द्वानी में? देखिए, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर लगभग 5 बजे यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंचेंगे क्योंकि 14 फरवरी को जो उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन यहाँ हल्द्वानी में होना है, जिसके चलते यहाँ का निरीक्षण करेंगे। और जो आज इस सेमीफाइनल में उत्तराखंड की टीम पहुंची है फुटबॉल पुरुष के अंदर, उस मैच को भी यहाँ देखेंगे। 6 बजे से मैच जो प्रारंभ होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी करी है। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके स्वागत के लिए भी तैयारी की जा रही है और लगातार जो 14 फरवरी को जो समापन उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी में होगा खेलों का, तो उसके लिए जो भी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से, उसका भी निरीक्षण यहाँ पे करेंगे। जी पंकज, इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन बड़े नेता और अधिकारी कौन शामिल होंगे? देखिए, जो कैबिनेट खेल मंत्री रेखा आर्या भी यहाँ पर रहेंगे। एक रेखा आर्या बराबर यहाँ पर निरीक्षण कर रही है क्योंकि 14 फरवरी को बड़ा इवेंट यहाँ पर होने वाला है क्योंकि समापन यहाँ हल्द्वानी में रखा गया, जिसके चलते रेखा आर्या के अलावा विधायक हैं सभी वहाँ पर और सांसद अजय भट्ट वो भी यहाँ पर रहेंगे। जी और क्या माना जाए, जिस तरह से आज मैच भी देखने के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं?
देखिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार जो है उत्तराखंड जो नेशनल पुरुष फुटबॉल में पहली बार सेमीफाइनल पहुंचा, और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है उनका प्रदर्शन है, शायद गोल्ड भी यहाँ पर उनको मिल सकता है, ये मैच जीत सकते हैं और जो फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। दिल्ली से आज इनका सेमीफाइनल हो रहा है, लेकिन दिल्ली भी काफी टाके कांटे की टीम मानी जा रही है, तो दोनों ही मैच जो है सेमीफाइनल के बहुत ही टक्कर है। इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं इस मैच का अवलोकन करेंगे, पूरा मैच यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद एक निजी कार्यक्रम में लगभग 8 साढ़े 8 बजे जो है मुख्यमंत्री जो कार्तिक खरबोला है, भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, उनके जो शादी है उनके शादी के जो है क्या कहते हैं सेरेमनी में वहां पर जाएंगे, और जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वे अपने भतीजी की शादी में शामिल होने के साथ साथ अपने पैतृक गांव पंचूर में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि प्रवास करेंगे। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे में यमकेश्वर ब्लॉक के बनास तल्ला गांव का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पौड़ी जिले के विद्यानी गांव में स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में आयोजित किसान मेले में भी शामिल होंगे। 7 फरवरी को वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और फिर अपने पैतृक घर पर भतीजे की शादी समारोह में शामिल भी होंगे, और इसी दौरान 8 फरवरी की शाम लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन देहरादून में जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। ये गार्डन तितलियों के रंग बिरंगे संसार को देखने के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। इसी को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की है। राज्यपाल से चर्चा करने के बाद प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया है कि गार्डन की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे, जो तितलियों को आकर्षित भी करते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तरकाशी के किसानों की सेब की फसल का मुआवजा जल्द देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री ने देरी की वजह से जांच के भी निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि उत्तरकाशी के किसानों ने पिछले साल SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी से सेब की फसल का बीमा कराया था। फसलों को नुकसान होने पर जब किसानों ने बीमा क्लेम का दावा किया तो समय पर भुगतान नहीं हो पाया, जिसकी शिकायत किसान कई बार शासन और विभाग से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। अब कृषि मंत्री ने खुद मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा न करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स धारकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकायेदारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी। वहीं चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक छूट भी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक कर अनुभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा हुआ है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में आ चुकी है। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट
का खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के भेरवा में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। आनन फानन में चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी भतीजे ने पहले भी बंदूक से हमला करने की कोशिश की थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। केस हमारे यहाँ आया था जिसका नाम था दिनेश ताड़वी, जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष के करीबन है, लगभग 60 वर्ष है। वैसे तो गन शॉट की हिस्ट्री से आया और उसके बाद हमने यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उपरांत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। केस हमारे यहाँ आया था जिसका नाम था दिनेश ताड़वी, जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष के करीबन है, लगभग 60 वर्ष है। वैसे तो गन शॉट की हिस्ट्री से आया और उसके बाद हमने यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उपरांत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कि ये चंपावत में भैरवा तिराहे पे दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है, उसमें फायरिंग की सूचना आई थी। तो मौके पे हम लोग सब मौके पे पहुंचे और हमने मौका मुआयना किया। इसमें ये पता चला है कि ये दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं और इसमें ये महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने दिनेश सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारी है, जो उनके पैर पे लगी है। फिलहाल इनका अभी उपचार चल रहा है, यहाँ से इनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है। और जो आरोपी व्यक्ति है उनको फ़िलहाल हमने अभी अपने कब्जे में ले लिया है उनको भी। और इसके अलावा अभी हम लोग इसमें सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, और इसकी जो भी जैसे तहरीर आती है इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन में हुए विवाद के बाद गुज्जर नेताओं ने 5 फरवरी यानी कि आज महापंचायत का ऐलान किया था। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद गुज्जर महापंचायत रद्द कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस समेत आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए हैं, जिसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। देखिए, एक जो कॉल कल की गई थी, वैसे कॉल ऑफ हो गया है, लेकिन फिर भी हमको एहतियात के तौर पर, क्योंकि जिले की कानून व्यवस्था हम किसी भी हाल पे अब आगे बाधित नहीं होने देंगे। 2-3 दिन पहले भी आपको मालूम होगा कि एक ऐसी कॉल हुई थी, तो हमने उसमें भी सख्ती करी। जो अगर गैदरिंग नहीं होनी है तो नहीं होनी, जब बातचीत से काम चल रहा है तो वैसे ही इस बार भी हमारा प्रयास है और उनका अप्रूवल मिला है। लेकिन चूंकि सतर्कता के तौर पर हमारे पास फोर्स है, हम उसका प्रॉपर यूज करेंगे और कल के हिसाब से हमने अपनी ड्यूटी चार्ट पूरा प्रॉपर तैयार किया। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से महापंचायत का ऐलान किया गया था और अभी जब रद्द हो गई है तो पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट क्यों है? बिल्कुल, देखिए विशाल, खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन में जो विवाद हुआ था उसको लेकर लगातार भी जो स्थानीय लोग थे, जो दोनों के समर्थक थे, वो यहाँ पे खानपुर में जमा हो जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस ने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया था। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे 31 तारीख का समय रखा गया था महापंचायत का, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन के दबाव के बाद जो पंचायत थी उसको रद्द कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो पूर्व प्रणव सिंह चैंपियन के जो समर्थक है उनके द्वारा यहाँ पे एक ऐलान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आने वाली 5 फरवरी यानी कि आज जो है गुज्जर महासभा यहाँ पे करने जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले से सख्ती बरती। तो यहाँ पे इसका खंडन भी किया गया था। यहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा जो पूर्व प्रणव सिंह की पत्नी, उनके द्वारा भी कहा गया था कि अब महापंचायत नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं। उसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन तमाम जो एहतियात थी वो यहाँ पे बरती है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। खास तौर से जो यूपी, हरियाणा, पंजाब से जो लोग उत्तराखंड में आ रहे थे महापंचायत में, उनको रोकने के लिए बॉर्डर पे भी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी, लेकिन ऐसे में जो नारसन बॉर्डर है उस पर किस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है मनोज, और क्या माना जा रहा है, किस तरह की अपील भी पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है सभी लोगों से? बिल्कुल, देखिए विशाल, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर, मेरठ और यूपी से अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं वो नारसन बॉर्डर से होते हुए आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तमाम जो वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यदि कोई ऐसा होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने इस बात को साफ कर दिया कि यहाँ पे महापंचायत का आयोजन नहीं किया जाएगा। यदि उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति महापंचायत में शामिल होने के लिए आता है तो यहाँ पे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि ये कानून का काम है, कानून के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हालांकि
जेल में बंद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भी अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से लोगों को कहा था कि हमें कानून के ऊपर भरोसा है, कानून जो करेगा वो ठीक करेगा, किसी भी तरह का पंचायत का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो समर्थक थे वो लगातार खानपुर पहुंच रहे थे, रंग महल पे पहुंचे थे, यहाँ पे पंचायत का आयोजन करने की बात कह रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस को तैनात कर दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को जिले के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा जो महापंचायत में शामिल होने के लिए आएगा। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्य गठन के एक वर्ष बाद ही उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था, जो अब तक जारी है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू करने के लिए 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों में ये 60% या 75% तक होती है। बाकी धनराशि राज्य सरकार खर्च करती है। इसके साथ ही राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर सहित अन्य करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी वाले राज्यों को दिया जाता है। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर किसी राज्य की तस्वीर नहीं बदली है तो फिर कुछ तो बात होगी। और स्मार्ट सिटी पर भी करोड़ों खर्च किया गया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसको लेकर भी सवाल लगातार खड़े होते हैं। और बजट में 12 शहरों में कई विकास कार्य करने के लिए कहा गया है। 6 शहरों को पहले ही किया जा चुका है चयनित, और साथ ही गढ़वाल से 3 और कुमाऊं से भी 3 शहरों का चयन किया गया था। 6 अन्य शहरों का चयन होना भी अभी बाकी है। इसी के साथ ही 4 धाम यात्रा पर कूड़ा प्रबंधन के लिए भी 1000 करोड़ की मांग की गई थी। 1000 करोड़ की परियोजना केंद्र के पास भेजने की स्वीकृति भी मिली थी। इसी के साथ ही सरकार की नीतियों पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सवाल उठाते हुए भी नजर आती है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।